नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। जो कहानी आज सुनाने जा रहा हूँ वो एक खुशहाल और अमीर परिवार, आलीशान घर, लग्जरी गाड़ियाँ और एक शानदार लाइफस्टाइल। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे कोलकाता को हिला कर रख दिया। एक एक्सीडेंट, 3 लाशें और एक ऐसा सच जो रूह कँपा देगा। क्या ये बस एक सामूहिक आत्महत्या थी या इसके पीछे छिपा था कोई और खौफनाक राज? आज हम बात करने वाले हैं डे फैमिली केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है वेस्ट बंगाल के कोलकाता से। कोलकाता के ईस्ट में एक पॉश इलाका है टंगरा, जहां एक प्रतिष्ठित कारोबारी परिवार रहता था। यह परिवार चमड़े के व्यापार से जुड़ा हुआ था और शहर के अमीर लोगों में गिना जाता था। इनके पास आलीशान 4 मंजिला मकान था। घर के भीतर ऐश आराम की सारी सुविधाएं थीं। परिवार पर भारी कर्ज था जिसे वे दुनिया से छुपा रहे थे। बिजनेस में हुए नुकसान की वजह से आर्थिक स्थिति बिगड़ रही थी, लेकिन लाइफ स्टाइल में कोई बदलाव नहीं आया। और फिर 19 फरवरी 2025 की रात इस परिवार के लिए आखिरी रात बन गई। कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे कोलकाता को हिलाकर रख दिया। दरअसल हुआ यह कि रात 12:55 हुए थे। 19 फरवरी यानी कि 18 की रात खत्म हो चुकी थी और 19 की सुबह हो गई थी। अचानक इस घर से गैराज का दरवाज़ा खुलता है। गैराज से एक गाड़ी निकलती है। उस गाड़ी में 3 लोग बैठते हैं, प्रणय डे, उनके बड़े भाई प्रसून डे और प्रसून का 14 साल का बेटा अर्नब डे। 12:55 पर यह गाड़ी घर से निकल जाती है। गाड़ी को वहाँ से निकले लगभग 2 घंटे 40 मिनट बीत जाते हैं। अब वक्त हुआ था 3:35। कोलकाता में ही एक जगह है जहाँ मेट्रो रेलवे का एक पिलर है। उस पिलर से एक कार आकर जोर से टकराती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि कार का एयर बैग भी खुल जाता है। उस कार में 3 लोग सवार थे। तीनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। कुछ राहगीरों की नज़र इस एक्सीडेंट पर पड़ती है। वे फौरन पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस की टीम मौके पर आती है और घायल लोगों को कार से निकालती है। उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। ये वही कार थी जो 12:55 पर टंगरा इलाके के 4 मंजिला घर की पार्किंग से निकली थी। और ठीक 2 घंटे 40 मिनट बाद इस कार का एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि उस घर में 3 लाशें पड़ी हैं। यह सुनकर पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यह एक्सीडेंट का केस था। यह लोग जख्मी थे और एक्सीडेंट के बारे में बताने की बजाय यह व्यक्ति कह रहा था कि पहले उस घर में पुलिस टीम भेजिए, क्योंकि वहाँ 3 लाशें पड़ी हैं। यह सुनते ही टंगरा पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। कहा जाता है, भाई फ़ौरन एम्बुलेंस और बाकी पुलिस वालों को लेकर इस पते पर पहुँचो। फिर पुलिस की एक टीम बताए हुए पते पर पहुँचती है। उस 4 मंजिला मकान में जब अंदर दाखिल होती है तो पता चलता है कि प्रणव डे ने सच कहा था। उस घर के अंदर अलग अलग कमरों में 3 लाशें पड़ी थीं। एक प्रसून की पत्नी सुदेशना की, एक प्रणव की पत्नी रोमी की और एक प्रणव की 14 साल की बेटी तनिषा की। दोनों बीवियों की कलाइयाँ कटी हुई थीं और गले पर कट के निशान थे। और इधर ये कन्फर्म हो जाता है कि प्रणव ने सच कहा था। अब पुलिस प्रणव से पूछताछ करती है, बताओ ये 3 लाशें घर में कैसे, जबकि तुम्हारा तो एक्सीडेंट हुआ है। प्रणव जवाब देता है, सर इन तीनों ने खुदकुशी की है। पुलिस पूछती है, तुम्हें कैसे मालूम कि तीनों ने खुदकुशी की है? प्रणव जवाब देता है, इसलिए कि हम सभी पूरा परिवार जान देना चाहते थे, लेकिन जब पहले 3 मर गए तो उसके बाद हमारी हिम्मत जवाब दे गई। फिर हमने कहा कि ऐसे नहीं होगा, चलो एक काम करते हैं, कार में बैठते हैं, तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाएंगे और जाकर कहीं टक्कर मार देंगे, फिर हम भी मर जाएंगे। यही सोचकर रात को हम वहाँ से निकले। फिर हाईवे पर पहुँचे। वहाँ एक मेट्रो का पिलर था। गाड़ी को सीधा पिलर से टकरा दिया। गाड़ी ड्राइव खुद में कर रहा था। भाई बराबर में बैठा था और भतीजा पीछे बैठा था। लेकिन क्या यह सच में वैसा ही था जैसा दिख रहा था, या कोई और बात थी? पुलिस के सामने कई सवाल थे। अगर 3 लोगों की जान चली गई तो बाकी 3 घर से बाहर क्यों निकल गए? मौत के वक्त में इतना फासला क्यों है? कोई भी आम आदमी जब मरने की सोचता है तो बहुत सारे आसान तरीके ढूंढता है, लेकिन कार में बैठकर गाड़ी को एक्सीडेंट करने के लिए ले जाना और टक्कर मारना, यह तरीका कुछ अजीब सा लग रहा था। अब ये सारे सवाल पुलिस के सामने थे। पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी उन्होंने मोटिव पूछा गया कि इसके पीछे मकसद क्या था। उन्होंने कहा, सर हम थोड़ा कर्ज में डूब गए थे। 1 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज था, कुछ बैंक का, कुछ पर्सनल। लेकिन सच्चाई क्या थी, अब पुलिस उस तह तक पहुंचना चाहती थी। पुलिस ने दोनों भाइयों से अलग अलग स्टेटमेंट लिया। तीनों घायल अभी अस्पताल में ही थे,
क्योंकि एक्सीडेंट तो हुआ था और चोट भी आई थी। इसी दौरान पुलिस ने प्रसून के 14 साल के बेटे से पूछताछ करने का फैसला किया, क्योंकि उनका मानना था कि बच्चे कम से कम झूठ तो नहीं बोलते हैं। अब जैसे ही बच्चे से पूछताछ हुई, दोनों भाइयों का झूठ फौरन सामने आ गया, क्योंकि उस बच्चे ने जो कहानी सुनाई वह कुछ और ही थी। 14 साल के उस बच्चे ने पुलिस को बताया, असल में मेरी मम्मी, मेरी चाची और मेरे कजिन बहन ने अपनी जान नहीं दी, बल्कि इन तीनों को मेरे चाचा यानी प्रणव ने मारा है। पुलिस ने पूछा, तुम्हें यह कैसे पता? बच्चे ने जवाब दिया, हमें सिर्फ इतना ही नहीं पता, बल्कि यह भी पता है कि मेरी कजिन बहन को एहसास हो गया था कि इस घर में कुछ गड़बड़ है। फिर बच्चे ने 18 फरवरी की रात की पूरी कहानी बताई। घर में खीर बनी थी, उस खीर में नींद की दवा मिलाई गई थी और ये तय हुआ था कि ये सभी खीर खाएंगे। लेकिन यह बात मेरी 14 साल की कजिन बहन को भी पता चल गई थी और उसने खीर खाने से मना कर दिया था। तब उसने खीर खाने से मना किया तो प्रणव को गुस्सा आ गया। उसने उसे ज़बरदस्ती खीर खिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना मुंह बंद कर लिया था। प्रणव ने ज़बरदस्ती उसका मुंह खोलने की कोशिश की। उसी दौरान उसके चेहरे, होठों और गाल पर खरोच के निशान आए थे। फिर मेरे चाचा ने मेरी मम्मी और चाची के हाथ और गले पर कट लगाया और मैंने उन्हें अपने सामने मरते हुए देखा। फिर कुछ देर तक सभी घर में ही रहे। इसके बाद तय हुआ कि चलो कार में बैठना है। बच्चा डरा हुआ था, लेकिन एक और बात, कत्ल में प्रणव का हाथ था, लेकिन उसका बड़ा भाई यानी बच्चे के पिता वहाँ मौजूद था। वह इन सारी चीज़ों का गवाह था, लेकिन चुप था, खामोश था। हम भी अपनी जान देना चाहते थे, इसलिए कार का एक्सीडेंट किया। लेकिन जब यह खुलासा हुआ कि प्रणव ने ही कत्ल किया है, तो सवाल उठा, क्या यह कार एक्सीडेंट भी एक ड्रामा था? ऐसा भी नहीं था कि मामूली चोटें आई थीं, चोटें भी गंभीर थीं। लेकिन पुलिस को शक था कि कहीं यह भी प्लान का हिस्सा तो नहीं था, क्योंकि एयरबैग खुल चुका था। उन्हें यह पहले से ही पता रहा होगा कि एयरबैग 60 से 70 की स्पीड में टक्कर होने पर खुल ही जाता है। अब पुलिस के सामने कई सवाल थे। कोलकाता पुलिस कन्फ्यूजन में थी कि आखिर इस घटना को क्या माना जाए। अगर वास्तव में सभी मरना चाहते थे तो फिर खीर के जरिए सभी एक साथ क्यों नहीं मरे? और उन्होंने वह मुश्किल रास्ता क्यों चुना जो आसान रास्ता उन्होंने अपने परिवार को दिया, वह खुद क्यों नहीं अपनाया? यहीं से पुलिस को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। पुलिस ने छानबीन शुरू की। जब छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि डे परिवार को चमड़े का कारोबार है। इनकी अपनी एक फैक्ट्री है और ये अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं। आलीशान 4 मंजिला घर जिनमें सिर्फ 6 लोग रहते थे। कोरोना ने कारोबार पर असर डाला। धीरे धीरे कारोबार में नुकसान हुआ, फिर भी इनकी लाइफ स्टाइल पर कोई असर नहीं पड़ा। ये वैसे ही शानदार ज़िंदगी जीते रहे और इसी शानदार ज़िंदगी को बनाए रखने के चक्कर में ये कर्ज तले दबते गए। बैंक से कर्ज लिया, कुछ नॉन पर्सन से कर्ज लिया। इन्होंने सोचा था कि कोरोना के बाद हालात सुधरेंगे, फिर से पैसे आएंगे, फैक्ट्री चलेगी, कारोबार चमकेगा और सबका कर्ज लौटा देंगे। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, बल्कि धीरे धीरे तगादा करने वाले आने लगे और आगे चलकर फिर बात बड़ी हो गई। बैंक के लोग आने लगे। आजकल बैंक बड़े बड़े बाउंसर हायर करते हैं जो ज़बरदस्ती वसूली के लिए धमकाते हैं, बेइज्जती करते हैं। कुछ दिन पहले फैक्ट्री में भी ये लोग पहुँचे थे और घर भी आ गए थे। अब इन्हें महसूस हुआ कि हम लोग तो इतने अमीर हैं और हमारे साथ इस तरह का तगादा हो रहा है, ये बड़ी बेइज्जती की बात है। अब यहाँ से कहानी के 2 वर्जन थे। पहला वर्जन था कि लोगों ने मिलकर फैसला किया कि हम सभी मर जाते हैं तो बेइज्जती से बच जाएंगे। फिर इन्होंने अपना तरीका ढूंढना शुरू किया और फैसला हुआ कि खीर बनाते हैं, उसमें गोलियां मिलाते हैं। इसी दौरान जो बच्ची थी 13 साल की, उसके एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं। फैसला हुआ कि एग्ज़ाम के बाद ये काम करेंगे। पुलिस का माथा ठनका कि कोई इस दुनिया से परेशान होकर खुदकुशी करने जा रहा है तो वह यह क्यों सोचेगा कि पहले बच्ची एग्ज़ाम दे दे फिर मरेंगे। ऐसे में रिजल्ट या एग्ज़ाम का कोई मतलब ही नहीं बचता। इसलिए पुलिस को शक हुआ, क्योंकि अगर मौत तय थी तो एग्ज़ाम का इंतज़ार क्यों। लेकिन जिस दिन 18 फरवरी को यह सब हुआ, उस दिन भी उस बच्ची का एग्ज़ाम था। वह पेपर देकर ही घर आई थी और एक राज खुला कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार खीर बन रही थी। एक तरह से रिहर्सल चल रही थी कि पहले से ही खीर बनाओ ताकि बच्चों को शक मत होने दो, फिर एक दिन खीर में जहर मिला दो। अब सब कुछ तय हो गया था। 18 फरवरी की रात चुनी गई थी। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि फिर यह 2 हिस्से क्यों हुए। घर की सारी औरतें और वह बच्ची मर गई, लेकिन घर के 3 आदमी बच गए। वे घर छोड़कर क्यों निकले? कार में बैठकर एक्सीडेंट करने का नाटक क्यों किया? तो क्या यह सब कुछ प्री प्लान था?
क्या इन तीनों की मौत के पीछे की वजह कुछ और है? क्या यह सिर्फ कर्ज का मामला था या इसकी कहानी कुछ और है? इन लोगों ने आसान रास्ता चुनने की बजाय मुश्किल रास्ता क्यों चुना और उसकी असली वजह क्या है? अभी तक इसका कोई जवाब नहीं है, जबकि पुलिस को लग रहा है कि इसमें कोई और बात भी हो सकती है। यह कोई और वेल प्लान क्राइम तो नहीं है। फिलहाल इस बारे में अभी कुछ और अपडेट नहीं है। जैसे ही केस में खुलासा होगा मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।